जय हिंद। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी मैच्योर हड़प्पन फेज के कुछ जनरल फीचर्स के बारे में। जैसे हमने बात की थी टाउन प्लानिंग के बारे में, हमने पढ़ा था उस दौर की सोसाइटी और पॉलिटी के बारे में, और फाइनली हमने बात की थी एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। उसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे मैच्योर हड़प्पन फेज के कुछ और जनरल फीचर्स के बारे में। जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ने के बाद हम बात करेंगे अबाउट द रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ये जो हमारा बड़ा ही सेलिब्रेटेड, बड़ा ही लंबा चौड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलता था, इसके डिक्लाइन के पीछे क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल रहे, उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के शॉर्ट नोट्स। इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको एक बेसिक आइडिया लग सकता है कि आप अपने लिए किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन के शॉर्ट नोट्स को बना सकते हो। इन सभी चीजों के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो, शुरू करते हैं। कुछ जनरल फीचर्स के बारे में बातचीत ऑलरेडी हमने कर ली थी इससे पिछले सेशन में। आज सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट के बारे में। और जब बात होती है इंडस्ट्रीज के बारे में, जब बात होती है क्राफ्ट के बारे में, तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, इनको क्राफ्ट की अच्छी खासी जानकारी थी, इनको इंडस्ट्रीज की अच्छी खासी जानकारी थी। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, इनको वीड मेकिंग की जानकारी थी, इनको ऑर्नामेंट मेकिंग की जानकारी थी, इनको शेल बेंगल मेकिंग की जानकारी थी, इनको आइवरी मेकिंग की जानकारी थी, इनको मेटल वर्किंग की जानकारी थी। इनफैक्ट ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, इनको बोट मेकिंग की जानकारी थी, इनको सील मेकिंग की जानकारी थी। बोट मेकिंग की जानकारी है, सील मेकिंग की जानकारी है, विच मीन्स कि इंडस्ट्रीज की बड़ी ही एडवांस नॉलेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को। टेराकोटा की मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती थी, ब्रिक का लेइंग वर्क देखने को मिलता था। मोटा मोटा सिंपल तौर पर अगर कहें तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, इनको इंडस्ट्रीज की बड़ी ही एडुकेट नॉलेज थी, बड़ी ही एडवांस नॉलेज थी। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, दे वर अवेयर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एज वेल। सिविल इंजीनियरिंग की भी जानकारी थी इन लोगों को। और ये कहां से दिखता है? कुछ कुछ इंस्टेंसेस पे डैम्स देखने को मिलते हैं, फोर्ट्स देखने को मिलते हैं। डैम्स बनाए गए, फोर्ट्स बनाए गए, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, इनको सिविल इंजीनियरिंग की भी जानकारी थी। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, दे हैड एडवांस मेडिकल नॉलेज एज वेल। मेडिकल की भी एडवांस नॉलेज थी इनको। और ये कहां से दिखता है? स्कल सर्जरी के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। स्कल सर्जरी के एविडेंसेस कहां पे देखने को मिले हैं? कालीबंगा में देखने को मिले हैं और लोथल में देखने को मिले हैं। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि स्कल सर्जरी के एविडेंसेस कहां पे देखने को मिले हैं? कालीबंगा में देखने को मिले हैं और लोथल में देखने को मिले हैं। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, दे हैड रिफाइंड आर्ट ऑफ वीड मेकिंग। वीड मेकिंग की जो बहुत बेहतरीन आर्ट है, जो रिफाइंड आर्ट है, उसकी भी जानकारी थी इन लोगों को। और ये हमें कहां से पता चलता है? जो वीड मेकर की शॉप्स हैं, जो वीड मेकर्स की शॉप्स हैं, उनको एक्सकेवेट किया गया है। कहां पे? चानूदारो में और लोथल में। और ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि वीड मेकर की जो शॉप्स हैं, वो कहां पे एक्सकेवेट की गई हैं? चानूदारो में की गई हैं और लोथल में की गई हैं। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं, इनको ज्वेलरी का भी बड़ा शौक था। खूब सारी ज्वेलरी को एक्सकेवेट किया गया है, जो कि गोल्ड की बनी हुई थी, जो कि सिल्वर की बनी हुई थी। मोटा मोटा अगर कहें तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, इनको इंडस्ट्रीज की एडुकेट नॉलेज थी। इंडस्ट्रीज के साथ में ये वेल वर्स थे। इंडस्ट्रीज के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग की जानकारी थी इनको, एडवांस मेडिकल नॉलेज थी इनको। और ये जो एडवांस मेडिकल नॉलेज है, ये कहां से दिखाई देती है? स्कल सर्जरी के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। कहां पे? कालीबंगा और लोथल में। बीड मेकिंग की, रिफाइंड आर्ट की इनको जानकारी थी। बीड मेकर्स के जो शॉप्स हैं, उनको एक्सकेवेट किया गया है चानूदारो में और लोथल में।
खूब सारी ज्वेलरी को भी एक्सकेवेट किया गया है। इनफैक्ट ज्वेलरी के साथ साथ खूब सारे ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिलते थे इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जैसे नेकलेसेस देखने को मिलते थे, ब्रासलेट्स देखने को मिलते थे, पेंडेंट्स देखने को मिलते थे, इयररिंग्स देखने को मिलते थे, ब्रोशेस देखने को मिलते थे। मतलब ऑर्नामेंटेशन के ऊपर पूरा पूरा फोकस था इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का। एक बड़ी प्रोमिनेंट साइट है अलादीनो, कराची के पास में एक बड़ी प्रोमिनेंट साइट है अलादीनो। और ये जो अलादीनो नाम की साइट है, यहाँ पे गोल्ड के, सिल्वर के और सेमी प्रेशियस स्टोन्स के नेकलेसेस को एक्सकेवेट किया गया है। ऑर्नामेंटेशन की इंपॉर्टेंस है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये क्राफ्ट मेकिंग में भी काफी ज्यादा आगे हैं, ये इंडस्ट्रीज में भी काफी ज्यादा आगे हैं। ऑर्नामेंटेशन के ऊपर फोकस है, डेकोरेशन के ऊपर फोकस है। इनफैक्ट ये जो हड़प्पन्स थे, दे वर द फर्स्ट टू यूज सिल्वर इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया भर में सिल्वर को अगर सबसे पहली बार किसी ने यूज किया तो इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने यूज किया। तो हड़प्पन्स वर द फर्स्ट टू यूज सिल्वर इन द वर्ल्ड। और अभी हम बात कर रहे थे ऑर्नामेंटेशन के ऊपर फोकस, डेकोरेशन के ऊपर फोकस, क्राफ्ट मेकिंग के ऊपर फोकस देखने को मिलता है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का। हेयर ड्रेसिंग जो है वो कॉमनली मेन और विमेन दोनों में देखने को मिलती थी। मतलब डेकोरेशन के साथ साथ ब्यूटिफिकेशन के ऊपर भी फोकस किया जाता था इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा। और पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा था कि जो सोसाइटी थी, हड़प्पन सोसाइटी थी, इट वॉज मैट्रियार्कल इन नेचर। मैट्रियार्कल थी, ये कहां से दिखाई देता है? जो फीमेल टेराकोटा फिगराइंस हैं वो ज्यादा नंबर में डिस्कवर किए गए हैं। जो मेल टेराकोटा फिगराइंस हैं वो रिलेटिवली कम नंबर में डिस्कवर किए गए हैं। फीमेल टेराकोटा फिगराइंस खूब सारे अनकवर किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं। और फीमेल टेराकोटा फिगराइंस के साथ साथ एनिमल फिगराइंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे बुल्स के एनिमल फिगराइंस, बफेलोस के, डॉग्स के, मंकीज के, और बड़ा ही प्रोमिनेंट टॉय कार्ड्स को भी डिस्कवर किया गया है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, इनको कॉपर की जानकारी थी, इनको ब्रॉन्ज की जानकारी थी। इनफैक्ट एज को ही ब्रॉन्ज एज बुलाया जाता है, तो ब्रॉन्ज की जानकारी थी, सिल्वर की जानकारी थी, गोल्ड की जानकारी थी। लेकिन एक बड़ा प्रोमिनेंट एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, इनको आयरन की कोई भी नॉलेज नहीं थी, इनको आयरन की कोई भी जानकारी नहीं थी। और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे हैड नो नॉलेज ऑफ आयरन, आयरन की जानकारी नहीं थी। बाकी दे वर गुड एट मेटलर्जी, दे वर गुड एट प्रोड्यूसिंग अलॉयज। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, इन्होंने मेटल्स को यूज करके कई सारे ब्यूटीफुल इमेजेस को भी बनाया। कई सारे ब्यूटीफुल इमेजेस को मेटल्स के थ्रू इन्होंने बनाया। और इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ये जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, ये कहां पे एक्सकेवेट की गई है, डिस्कवर की गई है? मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर की गई है। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की। इनफैक्ट इसी साल के प्रीलिम्स में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, ये कहां पे डिस्कवर की गई है? ये मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर की गई है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल के अलावा एक स्टोन का स्कल्पचर भी देखने को मिलता है। बियर्डेड मैन का, दाढ़ी वाले मैन का एक स्टोन स्कल्पचर कहां पे देखने को मिलता है? मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलता है। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है बियर्डेड मैन की। और इमेज से ऐसा लगता है कि प्रोबेबली ये कोई प्रीस्ट है। इनकी जो आंखें हैं वो आधी खुली हुई हैं, विच मीन्स कि ये मेडिटेशन कर रहे हैं। और इनके लेफ्ट शोल्डर पे एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉक देखने को मिलती है, एक कपड़ा सा देखने को मिलता है। तो ये जो बियर्डेड मैन का स्टोन स्कल्पचर है, ये कहां पे देखने को मिलता है? ये मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलता है। वेपन्स देखने को मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, लेकिन जो वेपन्स देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर डिफेंसिव नेचर के वेपन्स हैं। अटैकिंग नेचर के वेपन्स जैसे शॉर्ट्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अपने डिफेंस के पर्पस के लिए डिफेंसिव नेचर के वेपन्स जरूर देखने को मिलते हैं,
लेकिन जो अटैक के वेपन्स होते हैं, जो अटैकिव वेपन्स होते हैं, वो देखने को नहीं मिलते हैं इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फिर से चीजों को दिमाग में बिठाते हैं। एक तो ब्रॉड आउटलाइन क्या है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, इनको इंडस्ट्रीज की अच्छी जानकारी थी, क्राफ्ट की अच्छी जानकारी थी, इंडस्ट्रीज के बारे में हमने देख लिया। दे वर अवेयर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एज वेल। इनको मेडिकल की एडवांस नॉलेज थी, और वो कहां से दिखता है? स्कल सर्जरी के जो एविडेंसेस हैं वो देखने को मिलते हैं कालीबंगा और लोथल में। वीड मेकिंग की भी इनको रिफाइंड आर्ट की जानकारी थी, और वो कहां से देखने को मिलता है? जो वीड मेकर्स की शॉप्स हैं उनको एक्सकेवेट किया गया है चानुदारो और लोथल में। ज्वेलरी लार्ज अमाउंट में एक्सकेवेट की गई है, ऑर्नामेंट्स एक्सकेवेट किए गए हैं, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हड़प्पन्स वर द फर्स्ट टू यूज सिल्वर इन दी वर्ल्ड। ऑर्नामेंटेशन के ऊपर फोकस किया जाता था, डेकोरेशन के ऊपर फोकस किया जाता था। जो फीमेल टेराकोटा फिगराइंस हैं वो ज्यादा नंबर में डिस्कवर किए गए हैं। एक जो प्रोमिनेंट चीज है कि इनको कॉपर की, ब्रॉन्ज की, सिल्वर की, गोल्ड की सबकी जानकारी थी, लेकिन आयरन की कोई भी जानकारी नहीं थी। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं, इन्होंने मेटल को यूज करके कई सारे ब्यूटीफुल इमेजेस को बनाया, जिसमें एक प्रोमिनेंट इमेज है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, जो कि कहां पे देखने को मिलती है? मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलती है। बियर्डेड मैन का स्टोन स्कल्पचर भी डिस्कवर किया गया है, कहां पे? मोहनजोदाड़ो में। वेपन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वेपन्स जो हैं वो डिफेंसिव नेचर के देखने को मिलते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। इंडस्ट्रीज और क्राफ्ट्स की कहानी क्या है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद बात आती है पोट्री के बारे में। और अगर एक लाइन में कहें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान जो पोट्री देखने को मिलती है वो भी बड़ी रिफाइंड देखने को मिलती है, वो भी बड़ी खूबसूरत देखने को मिलती है। पॉटर्स व्हील का यूज देखने को मिलता है, और बड़ी ही अलग अलग वैरायटी की पोट्री जो है वो इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है। लेकिन प्राइमरीली सबसे ज्यादा जो पोट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है वो थी रेड ब्लैक पोट्री। रेड ब्लैक पोट्री जो है वो प्राइमरीली इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती थी। रेड ब्लैक पोट्री का मतलब रेड वेयर पोट्री पेंटेड विद ब्लैक डिजाइन्स। कि रेड वेयर पोट्री है, मान लेते हैं कोई मटका है वो रेड कलर का है, उसके ऊपर ब्लैक डिजाइन्स बनाई जा रही हैं। तो ये जो रेड ब्लैक पोट्री है ये प्रोमिनेंटली देखने को मिलती थी, ये प्राइमरीली देखने को मिलती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। और ये जो पोट्री है इसको डिजाइन करने के लिए खूब सारे इमेजेस बनाए जाते थे, खूब सारे मोटिव्स बनाए जाते थे, पेंटेड मोटिव्स देखने को मिलते थे। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस की डिजाइन्स बनाई जाती थी, पत्तियां बनाई जाती थी, पाम ट्रीज को बनाया जाता था, पीपल ट्री को बनाया जाता था। ये सब किस लिए बनाया जा रहा है? पोट्री को डिजाइन करने के लिए। पेंटेड मोटिव्स के साथ साथ ज्योमेट्रिकल मोटिव्स भी देखने को मिलते थे। जैसे फ्लोरा के डिजाइन देखने को मिलते थे, फोना के डिजाइन देखने को मिलते थे, बर्ड्स की इमेजेस देखने को मिलती थी, फिशेस की इमेजेस देखने को मिलती थी, रैबिट्स की इमेजेस देखने को मिलती थी, पिकॉक और डक्स की इमेजेस देखने को मिलती थी। तो ये जो पोट्री होती थी इसको डिजाइन किया जाता था वेरियस तरीकों से, कभी पेंटेड मोटिव्स के थ्रू तो कभी ज्योमेट्रिकल मोटिव्स के थ्रू। ये जो पोट्री होती थी ये अलग अलग शेप में देखने को मिलती थी। जैसे एस शेप के जार्स देखने को मिलते थे, एस शेप के जार्स देखने को मिलते थे, प्लेट्स देखने को मिलती थी, डिशेस देखने को मिलती थी, बाउल्स देखने को मिलते थे, पॉट्स देखने को मिलते थे। अगर थोड़ा कंपैरेटिव फॉर्मेट में देखें तो आजकल जो मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं उसी का जो अर्लीस्ट फॉर्म है वो देखने को मिलता था इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की पोट्री में। इनफैक्ट ये जो पॉट्स देखने को मिलते थे, घड़े देखने को मिलते थे, इनको यूज किया जाता था ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, अनाज को स्टोर करने के लिए, और पानी को स्टोर करने के लिए। आज के दौर में भी घरों में मटके यूज किए जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। जो एक खास बात थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में परफोरेटेड पॉट्स देखने को मिलते थे। परफोरेटेड पॉट्स का मतलब एक ऐसा पॉट या एक ऐसा घड़ा जिसमें छेद छेद होते थे। ये जो परफोरेटेड पॉट्स होते थे इनको यूज किया जाता था एल्कोहलिक बेवरेजेस को फर्मेंट करने के लिए। एल्कोहलिक बेवरेजेस को फर्मेंट करने के लिए परफोरेटेड पॉट्स को यूज किया जाता था। बेहद सिंपल। पोट्री में दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो प्राइमरीली रेड ब्लैक पोट्री देखने को मिलती थी,
और ये जो रेड ब्लैक पोट्री है इसके ऊपर अलग अलग डिजाइन्स देखने को मिलते थे। ये जो पोट्री है वो अलग अलग शेप्स में देखने को मिलती थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि परफोरेटेड पॉट्स देखने को मिलते थे, और ये जो परफोरेटेड पॉट्स हुआ करते थे इनको यूज किया जाता था एल्कोहलिक बेवरेजेस को फर्मेंट करने के लिए। इजी और सिंपल सी बात है। फिर बात आती है स्क्रिप्ट के बारे में, और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है इट वॉज पिक्टोग्राफिक इन नेचर। कुछ सिंबल देखने को मिलते हैं, कुछ पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। यही जो सिंबल्स हैं, यही जो पिक्चर्स हैं, यही बनाती हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को। तो इट इज पिक्टोग्राफिक इन नेचर। और पिक्टोग्राफिक होने के साथ साथ ये जो स्क्रिप्ट है ये लोगोसिलेबिक है। लोगोसिलेबिक है इसका मतलब क्या है कि हर एक सिंबल जो है वो किसी वर्ड को या किसी सिलेबल को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, बिकॉज ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है इसको अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। कंक्लूसिवली हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है ये किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती भी थी या नहीं करती थी, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये पिक्टोग्राफिक थी, ये जो स्क्रिप्ट है ये लोगोसिलेबिक थी। ऐसा माना जाता है कि ये जो स्क्रिप्ट है इसमें इडियोग्राम्स को यूज किया गया। इडियोग्राम्स का मतलब क्या होता है कि जो भी सिंबल है, जो भी कैरेक्टर है, वो किसी पर्टिकुलर आइडिया को डायरेक्टली कन्वे करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ऐसा कोई सिंबल है जो कि इस स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अब इस सिंबल का कोई ना कोई डायरेक्ट आइडिया होगा, कोई ना कोई डायरेक्ट मैसेज होगा जब भी ये सिंबल दिखाया जाएगा, विच मीन्स कि कोई मैसेज कन्वे किया जा रहा है, कोई आइडिया डायरेक्टली कन्वे किया जा रहा है। तो दो तीन चीजें हैं। एक तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट थी ये पिक्टोग्राफिक थी, इंपॉर्टेंट है। सिंबल्स देखने को मिलते थे, पिक्चर्स देखने को मिलती थी, पिक्टोग्राफिक थी। दूसरा, ये जो स्क्रिप्ट है ये लोगोसिलेबिक है। लोगोसिलेबिक है इसका मतलब क्या है कि जो सिंबल्स हैं उनका कोई ना कोई मतलब था, वो किसी न किसी वर्ड के लिए स्टैंड करते थे। ऐसा माना जाता है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये रिप्रेजेंट करती थी इडियोग्राम्स को। इडियोग्राम्स को रिप्रेजेंट करती थी, मतलब हर एक सिंबल जो है वो किसी पर्टिकुलर आइडिया को डायरेक्टली कन्वे करता था। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है इसको बोस्ट्रोपेडोन मेथड के थ्रू लिखा जाता था। राइटिंग कैसे की जाती थी? बोस्ट्रोपेडोन मेथड के थ्रू, मतलब बाय डायरेक्शनल राइटिंग। बाय डायरेक्शनल राइटिंग का मतलब कि पहली लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाएगी, दूसरी लाइन राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाएगी, तीसरी लाइन फिर लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाएगी। तो ऐसी बाय डायरेक्शनल राइटिंग जो है वो देखने को मिलती थी इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट में। ये जो स्क्रिप्ट थी इसमें लगभग 400 से लेके 600 के बीच में साइंस और सिंबल्स देखने को मिलते हैं। लगभग 400 से लेके 600 के बीच में सिंबल्स इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट में देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 40 से लेके 60 के बीच में साइंस जो है वो बेसिक थे, जिनको आमतौर पर यूज किया जाता था, बाकी सब वेरिएंट्स थे। ये जो स्क्रिप्ट है हड़प्पन स्क्रिप्ट, इसका जो अर्लीस्ट स्पेसिमेन है, जो सबसे पहला अर्लीस्ट नमूना है, उसको डिस्कवर किया गया 1853 में। सबसे अर्लीस्ट स्पेसिमेन इस हड़प्पन स्क्रिप्ट का कब डिस्कवर किया गया? 1853 में। और ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट कब डिस्कवर की गई? 1923 में डिस्कवर की गई। अर्लीस्ट स्पेसिमेन कब डिस्कवर किया गया? 1853 में। और पूरी की पूरी स्क्रिप्ट कब डिस्कवर की गई? 1923 में। लेकिन हमें ये पता है कि अभी तक ये जो स्क्रिप्ट है इसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि इस स्क्रिप्ट में जो सिंबल्स हैं वो सिंबल्स किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं, बिकॉज हम समझ ही नहीं पाए हैं। ये जो स्क्रिप्ट है ये वर्चुअली डिसअपियर होने लग जाएगी, खत्म होने लग जाएगी बाय 1700 BC। और ये वो दौर है जब हड़प्पन सिविलाइजेशन भी अपने डिक्लाइन पे था। तो बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत स्क्रिप्ट के मामले में। एक तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, दूसरा लोगोसिलेबिक है, तीसरा इडियोग्राम्स के तौर पर यूज किया जाता था इसको। राइटिंग कैसी थी? बोस्ट्रोपेडोन राइटिंग थी, बाई डायरेक्शनल राइटिंग थी।
ये जो स्क्रिप्ट है इसका अर्लीस्ट स्पेसिमेन कब डिस्कवर किया गया? 1853 में। और पूरी स्क्रिप्ट कब डिस्कवर की गई? 1923 में। लेकिन अभी तक इस स्क्रिप्ट को हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, ये भी हमें ऑलरेडी पता है। फिर बात आती है इकोनॉमी के बारे में, और जब बात होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमी के बारे में, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस थे, एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और दूसरा पर्शियन सिविलाइजेशन, इन दोनों के साथ में बड़े ही फ्लरिशिंग ट्रेड रिलेशंस हुआ करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। मतलब लंबा चौड़ा ट्रेड देखने को मिलता था हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और पर्शियन सिविलाइजेशन के बीच में। जो मेसोपोटामिया के लोग हैं उन्होंने इंडस रीजन को क्या बुलाया? उन्होंने इंडस रीजन को मेलुआ बुलाया। क्या बुलाया? मेलुआ बुलाया। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ में और पर्शियन सिविलाइजेशन के साथ में बड़े ही फ्लरिशिंग ट्रेड रिलेशंस देखने को मिलते थे। दूसरा, मेसोपोटामिया के लोगों ने इंडस रीजन को क्या बुलाया? मेलुआ बुलाया। इनफैक्ट जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट हैं उनके अंदर 3 ट्रेडिंग स्टेशंस को मेंशन किया गया है, और ये जो 3 ट्रेडिंग स्टेशंस हैं ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 3 ट्रेडिंग स्टेशंस हैं? एक है दिलमून। ये जो दिलमून नाम का ट्रेडिंग स्टेशन है ये प्रोबेबली आज के बहरीन वाले रीजन में था। अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पे है दिलमून। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टेशन हुआ करता था दिलमून। दूसरा माकन। ये जो माकन है ये प्रोबेबली आज के ओमान में जो मकरान कोस्ट है वहां पे हुआ करता था। लगभग यहाँ पे कहीं पे माकन देखने को मिलता था। और तीसरा मेलुआ। मेलुआ लगभग यहाँ पे कहीं पे देखने को मिलता था, यहाँ पे होता था मेलुआ। तो 3 ट्रेडिंग स्टेशन जो हैं वो मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में मेंशन किए गए। कौन कौन से? एक दिलमून, दूसरा माकन और तीसरा मेलुआ। और ये तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं और ट्रेडिंग स्टेशन से मेंशन किए गए। इसका मतलब क्या है कि ट्रेड रिलेशंस जो है वो बहुत अच्छे हैं, ट्रेड जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। बहुत सारे आइटम्स ऐसे थे जिनको इंपोर्ट किया जाता था, बहुत सारे आइटम्स ऐसे थे जिनको एक्सपोर्ट किया जाता था। मेसोपोटामिया हमारे यहां से किन चीजों को इंपोर्ट करता था? मेसोपोटामिया हमारे यहां से कॉपर को इंपोर्ट करता था, कार्नेलिन को इंपोर्ट करता था, आइवरी को इंपोर्ट करता था, शेल को इंपोर्ट करता था, लापिस लजूली जो कि बड़ा ही प्रेशियस स्टोन हुआ करता था उसको इंपोर्ट किया जाता था, पर्ल्स को इंपोर्ट किया जाता था, इवोनी को इंपोर्ट किया जाता था। और मेसोपोटामिया से हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट होके कौन सी चीज आती थी? गारमेंट्स आया करते थे, वुल आया करता था, परफ्यूम्स आया करते थे, सिल्वर आया करता था, लेदर के प्रोडक्ट्स आया करते थे। हालांकि किन आइटम्स को इंपोर्ट किया जाता था, किन आइटम्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा पिक्चर दिमाग में रखना। अभी तक इकोनॉमी की बात करें तो एक तो जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस थे उनके साथ में बड़े ही फ्लरिशिंग ट्रेड रिलेशंस देखने को मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। इंपॉर्टेंट चीज, मेसोपोटामिया के लोगों ने ये जो इंडस रीजन है इसको क्या बुलाया? इसको इन्होंने बुलाया मेलुआ। क्या बुलाया? मेलुआ। 3 ट्रेडिंग स्टेशंस की बातचीत की गई है मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में। कौन कौन से? एक दिलमून, दूसरा माकन और तीसरा मेलुआ। बहुत सारे आइटम्स को इंपोर्ट किया जाता था और बहुत सारे आइटम्स को एक्सपोर्ट भी किया जाता था। लेकिन इकोनॉमी की एक खास बात क्या थी कि कोई भी मेटेलिक मनी जो है वो सर्कुलेशन में देखने को नहीं मिलती थी। मतलब मेटेलिक मनी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। और अगर मेटेलिक मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी तो फिर ट्रेड कैसे होता था? ट्रेड होता था बार्टर सिस्टम के थ्रू। ट्रेड कैसे होता था? ट्रेड होता था बार्टर सिस्टम के थ्रू। और सिर्फ एक्सटर्नल ट्रेड देखने को नहीं मिलता था, इनलैंड ट्रेड भी लार्ज स्केल पे देखने को मिलता था। विद इन दी कंट्री इनलैंड ट्रेड भी लार्ज स्केल पे देखने को मिलता था। और ये जितना भी इनलैंड ट्रेड हुआ करता था ये होता था बुलक कार्ट्स की मदद से। तो इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ऐड हो गया कि कोई भी मेटेलिक मनी का सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलता था उस दौर में। सील्स अपने आप में बड़ी ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमी में। और सील्स के ऊपर एक जनरल पैटर्न देखने को मिलता था। पैटर्न क्या था
कि सील के एक साइड पे एम्ब्लेम देखने को मिलता था, एक कोई सिंबल देखने को मिलता था, और ये जो एम्ब्लेम होता था ये जनरली रिलीजियस कैरेक्टर का होता था, और सील के दूसरे साइड पे कोई नाम देखने को मिलता था या कोई ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता था। तो सील्स अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी इस इकोनॉमी में, और सील्स के ऊपर एक जनरल पैटर्न देखने को मिलता था, एक साइड में एम्ब्लेम और दूसरे साइड में या तो नाम या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सील के ऊपर देखने को मिलता था। ये जो सील्स होती थी ये बनी होती थी स्टेटाइट स्टोन से। किससे बनी हुई होती थी? स्टेटाइट स्टोन से बनी हुई होती थी ये सील्स। आमतौर पर ये जो सील्स हैं ये स्टेटाइट स्टोन से बनी हुई होती थी। और ये जो सील्स होती थी इनकी शेप क्या होती थी? या तो स्क्वायर शेप की होती थी या ओब्लॉन्ग शेप की होती थी। ओब्लॉन्ग मतलब कुछ इस तरीके का शेप। तो ये जो सील्स होती थी या तो स्क्वायर शेप की होती थी या ओब्लॉन्ग शेप की होती थी। इन सील्स के ऊपर एनिमल्स को भी डिपिक्ट किया जाता था, एनिमल्स को भी दिखाया जाता था, और सबसे कॉमनली बुल को दिखाया जाता था और फिश को दिखाया जाता था। ध्यान देना, सील्स के ऊपर सबसे कॉमनली बुल को दिखाया जाता था और फिश को दिखाया जाता था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, सील्स के ऊपर हॉर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था, हॉर्स को नहीं दिखाया जाता था। और अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था इसमें हॉर्सेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी नहीं। इनफैक्ट अलग अलग जगहों पे थोड़ी अलग अलग वेरिएशंस के साथ में सील्स देखने को मिलती है। जैसे लोथल में बटन सील्स देखने को मिलती है, लोथल में बटन सील्स देखने को मिलती हैं। हड़प्पन सील्स की इन जनरल अगर बात करें तो जो हड़प्पन सील्स हैं वो मेसोपोटामिया की कुछ सिटीज में भी डिस्कवर की गई हैं। जैसे सूसा में डिस्कवर की गई हैं, उर में डिस्कवर की गई हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हो इस इमेज में शायद आपको दिखे, यहाँ पे उर है। तो उर में और सूसा में जो कि मेसोपोटामिया की सिटीज थी वहां पे हड़प्पन सील्स को डिस्कवर किया गया है। एक निपुर नाम की सिटी थी, और ये जो निपुर नाम की सिटी है वहां पे हड़प्पन स्क्रिप्ट वाली सील को डिस्कवर किया गया है विद अ यूनिकॉर्न। मोहनजोदाड़ो में 3 सिलेंड्रिकल सील्स मिली हैं जो कि मेसोपोटामियन टाइप की हैं। बेसिकली एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की जैसी ही 3 सिलेंड्रिकल सील्स जो हैं वो कहां पे डिस्कवर की गई हैं? मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर की गई हैं। वीड मेकिंग फैक्ट्रीज अभी हमने बात की, कहां पे एक्सकेवेट की गई हैं? लोथल में एक्सकेवेट की गई हैं और चानुदारो में एक्सकेवेट की गई हैं। अभी हम पढ़ रहे थे वीड मेकिंग फैक्ट्रीज कहां पे एक्सकेवेट की गई हैं? लोथल में और चानुदारो में। एक डॉकयार्ड एक्सकेवेट किया गया है, कहां पे? लोथल में। मतलब लोथल जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था, ट्रेडिंग स्टेशन हुआ करता था। लोथल में डॉकयार्ड को भी एक्सकेवेट किया गया है। सीपोर्ट्स देखने को मिलते थे। सीपोर्ट्स कहां पे देखने को मिलते थे? रंगपुर में देखने को मिलते थे, सोमनाथ में देखने को मिलते थे, बालाकोट में देखने को मिलते थे। तो सीपोर्ट्स भी कई सारी जगहों पे एक्सकेवेट किए गए। खास बात क्या थी कि ये जो सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स भी देखने को मिलते थे। और ये जो वेट्स एंड मेजर्स देखने को मिलते थे इनकी शेप क्यूबिकल हुआ करती थी। कैसी शेप हुआ करती थी? क्यूबिकल हुआ करती थी। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स हैं, विच मीन्स कि ट्रेड को फायदा होगा, विच मीन्स कि कॉमर्स को फायदा होगा। और ये जो वेट्स होते थे ये बने होते थे चर्ट के, ये बने होते थे लाइमस्टोन के, ये बने होते थे स्टेटाइट के। लाइमस्टोन, चर्ट, स्टेटाइट, इन सब के बने हुए होते थे ये वेट्स। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं इकोनॉमी की बात। इकोनॉमी की अगर बात करें तो एक तो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के साथ में बड़े ही फ्लरिशिंग ट्रेड रिलेशंस देखने को मिलते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। मेसोपोटामिया के लोगों ने ये जो इंडस रीजन है इसको क्या बुलाया? मेलुआ बुलाया। 3 ट्रेडिंग स्टेशंस का मेंशन भी मिलता है। कौन कौन से? दिलमून, माकन और मेलुआ। बहुत सारे आइटम्स को इंपोर्ट भी किया जाता था और बहुत सारे आइटम्स को एक्सपोर्ट भी किया जाता था, लेकिन मेटेलिक मनी का सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलता था। जो भी काम होता था, जो भी ट्रेड होता था वो बार्टर के थ्रू होता था। सील्स बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, और ये जो सील्स हैं ये बनी होती थी स्टेटाइट स्टोन की। इनकी शेप होती थी या तो स्क्वायर या ओब्लॉन्ग। एनिमल्स को डिपिक्ट किया जाता था। इन सील्स के ऊपर बुल्स को और फिशेस को आमतौर पर दिखाया जाता था, लेकिन हॉर्सेस को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था। लोथल में बटन सील्स देखने को मिलती थी। हड़प्पन सील्स जो हैं
वो कई सारी मेसोपोटामियन सिटीज में भी देखने को मिली है। मोहनजोदाड़ो में मेसोपोटामिया जैसी 3 सिलेंड्रिकल सील्स भी देखने को मिली है। वीड मेकिंग फैक्ट्री जो है वो एस्केवेट की गई है कहां पे, लोथल में और चानुदारो में। और वेट्स एंड मेजर्स का जो सिस्टम था वो एकदम स्टैंडर्डाइज था। अच्छा, ये जो वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम था ये फॉलो करता था बाइनरी सिस्टम को। कैसे सिस्टम को फॉलो करता था? बाइनरी सिस्टम को। बेसिकली लोअर डिनोमिनेशंस में वेट्स देखने को मिलते थे। जैसे अगर आज की टर्मिनोलॉजी में बोले तो 1 किलो का वेट, 2 किलो का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का। तो लोअर डिनोमिनेशंस में ये जो वेट्स हैं ये बाइनरी सिस्टम को फॉलो किया करते थे। जो लेंथ थी उसको मेजर करने के लिए या तो फुट को यूज किया जाता था या क्यूबिट को यूज किया जाता था। शेल स्केल जो है वो मिली है कहां पे? मोहनजोदाड़ो में। शेल की बनी हुई स्केल कहां पे मिली है? मोहनजोदाड़ो में मिली है। शेल के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो कि एंगल्स को मेजर करने के लिए यूज किए जाते थे। कहां पे मिले हैं? सौराष्ट्र में मिले हैं। और आइवरी की स्केल कहां पे मिली है? लोथल में मिली है। आइवरी की स्केल कहां पे मिली है? लोथल में मिली है। छोटी छोटी चीजें ये दिमाग में बिठानी पड़ेंगी। फिर बात आती है रिलीजन के बारे में। और रिलीजन की कहानी क्या है? ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सोसाइटी थी ये बड़ी ही सेक्युलर सोसाइटी थी। इनफैक्ट टेम्पल जैसा कोई भी स्ट्रक्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, टेम्पल्स जैसा कोई भी स्ट्रक्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, सेक्रेड रिचुअल स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। जैसे ग्रेट बाथ देखने को मिलती है एट मोहनजोदाड़ो। ग्रेट बाथ बेसिकली प्यूरिफाई करने के लिए एक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस होगी। तो ये जो ग्रेट बात है ये मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलती है। टेम्पल्स देखने को नहीं मिलते हैं। टेम्पल जैसा कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। हड़प्पन रिलीजन को अगर हम बुलाना चाहें तो हम बुला सकते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब कि ये लोग ट्रीज को वर्शिप करते थे, स्टोन्स को वर्शिप करते थे, या ये कहें कि एक तरीके से नेचर को वर्शिप करते थे। बहुत सारे एमुलेट्स को डिस्कवर किया गया है। एमुलेट्स बेसिकली आज की डेट में भी जो कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कुछ गुड फोर्सेस होती हैं, कुछ इविल फोर्सेस होती हैं, उनके एग्जिस्टेंस से रिलेट करते हैं। कुछ लोग एमुलेट्स को, जो पत्थर वत्थर होते हैं, उनको पहनते हैं कि यार इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, इससे नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। ऐसे एमुलेट्स जो हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी डिस्कवर किए गए, विच मीन्स कि हो सकता है ये लोग गुड एंड इविल फोर्सेस के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हो। आइडलेट्री खूब देखने को मिलती है। आइडल वर्शिप जो है वो खूब देखने को मिलती है। जैसे मदर गॉडेस की इमेज देखने को मिलती है, पशुपति महादेव की इमेज देखने को मिलती है, लिंगम देखने को मिलते हैं, योनि वर्शिप, मदर ऑफ फर्टिलिटी वो भी देखने को मिलती है, पीपल ट्री देखने को मिलता है, हम डबुल देखने को मिलता है, हम डबुल का आइडल देखने को मिलता है, वन हॉर्न यूनिकॉर्न देखने को मिलता है, बर्ड्स देखने को मिलती है। मोटा मोटा अगर कहें तो टेम्पल जैसा कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ रिचुअल स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। जैसे ग्रेट बाथ देखने को मिलता है एट मोहनजोदाड़ो। रिलीजन की अगर बात करें तो मोटा मोटा हम इसको एनिमिज्म बुला सकते हैं, बेसिकली नेचर वर्शिप बुला सकते हैं। एमुलेट्स देखने को मिलते हैं, और एमुलेट्स देखने को मिलते हैं इसका मतलब क्या है कि शायद ये लोग अच्छे और बुरे फोर्सेस के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते थे। आइडल्स तो खूब सारे देखने को मिलते हैं, मदर गॉडेस हुई, पशुपति महादेव हुए, योनि वर्शिप हुई, यूनिकॉर्न हुआ, हमडबुल हुआ, बर्ड्स हुए, ऐसे खूब सारे आइडल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। फायर ऑल्टर्स भी देखने को मिलते हैं, हवन कुंड भी देखने को मिलते हैं। कहां पे? कालीबंगा और लोथल में। फायर ऑल्टर्स कहां पे डिस्कवर किए गए? कालीबंगा में और लोथल में डिस्कवर किए गए। पशुपति महादेव की जो सील है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पशुपति महादेव की सील के ऊपर एलिफेंट को डिपिक्ट किया गया है, टाइगर को डिपिक्ट किया गया है, राइनो को डिपिक्ट किया गया है, बफेलो को डिपिक्ट किया गया है, और डियर को डिपिक्ट किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि पशुपति महादेव की सील के ऊपर कौन कौन से जानवर दिखाए गए हैं? एलिफेंट, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एलिफेंट दिखाया गया है। टाइगर, इसके जस्ट नीचे देखोगे तो टाइगर दिखाया गया है। सबसे नीचे देखोगे तो डियर दिखाया गया है। इधर अगर देखोगे तो आपको राइनो दिखाई देगा, और ऊपर अगर देखोगे तो बफेलो दिखाई देगी, और सबसे ऊपर ये स्क्रिप्ट है। तो पशुपति महादेव की सील के ऊपर एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो और डियर इनको रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं ये डेड बॉडीज को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बरी किया करते थे। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख के
डेड बॉडीज को बरी किया जाता था। और ये जो डेड बॉडीज हुआ करती थी, इनके साथ में ऑब्जेक्ट्स रखे जाते थे, जैसे फूड रखा जाता था, पोटरी रखी जाती थी, ऑर्नामेंट्स रखे जाते थे, टूल्स रखे जाते थे। हो सकता है ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते हो। 3 तरीके के मेथड्स देखने को मिलते हैं बरियल के इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में। एक तो कंप्लीट बरियल, कि जैसे ही इंसान मरा उसको बरी कर दिया गया। दूसरा फ्रैक्शनल बरियल, कि इंसान मरा, उसकी बॉडी को ओपन में रखा जाएगा, जो भी पशु पक्षी हैं वो उसके मीट को खाएंगे, फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको बरी किया जाएगा। और तीसरा क्रीमेशन, कि पहले जलाया जाएगा, फिर जो एशेज हैं उनको बरी किया जाएगा। तो 3 मेथड्स देखने को मिलते हैं बरियल के इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इनफैक्ट हड़प्पा में कॉफिन्स भी मिले हैं, ऐसे कॉफिन्स जिनमें बॉडीज रखी हुई हैं। कालीबंगा की अगर बात करें तो वहां पे छोटे छोटे सर्कुलर पिट्स देखने को मिलते हैं, और ये जो सर्कुलर पिट्स हैं इनमें पोट्री भी साथ में देखने को मिलती है। तो कॉफिन्स भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर हॉर्सेस के रिमेन्स जो हैं वो कहां डिस्कवर किए गए हैं? सुरको तड़ा में। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन में हॉर्सेस की इंपॉर्टेंस ना के बराबर है, लेकिन सुरको तड़ा में हॉर्सेस के रिमेन्स देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसी भी जगह देखने को मिलती हैं जहां पे इंसान के साथ साथ डॉग्स देखने को मिलते हैं। डॉग्स मैन कहां पे देखने को मिलते हैं? रोपड़ में देखने को मिलते हैं। और मेल और फीमेल का जो स्केल्टन का पेयर है वो कहां पे डिस्कवर किया गया है? वो लोथल में डिस्कवर किया गया है। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हॉर्सेस के रिमेन्स सुरको तड़ा में देखने को मिलते हैं। मैन और डॉग एक साथ बरीड कहां पे दिखते हैं? रोपड़ में दिखते हैं। और मेल और फीमेल के स्केल्टन्स पेयर में कहां पे दिखते हैं? लोथल में दिखाई देते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो सेशन लंबा है लेकिन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सारी चीजें मोटा मोटा दिमाग में बिठानी पड़ेंगी। 1-2 बार ये सेशन देखना पड़ेगा तभी चीजें याद होंगी, बिकॉज छोटी छोटी चीजें हैं, और यही छोटी छोटी चीजें प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं, यही छोटी छोटी चीजें मेंस में काम आ जाती हैं। और अगर डायरेक्ट भी नहीं पूछी जाएंगी तो जब एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो यहां से कुछ ना कुछ इन्फेरेंस आप निकाल पाओगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको 2-4 बार देखना, ढंग से दिमाग में बिठाना। अच्छा, हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसके जनरल फीचर्स तो हमें समझ में आ गए। अब बात आती है हड़प्पन इंपोर्ट्स के बारे में। बहुत सारे मेटल्स ऐसे थे, बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे थे जिनको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर इंपोर्ट किया जाता था। कहां से इंपोर्ट किया जाता था, किस किस चीज को इंपोर्ट किया जाता था, उसको भी ब्रीफली देख लेते हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता था अफगानिस्तान से, ईरान से, और कोलार गोल्ड माइंस साउथ इंडिया के अंदर हैं, आपने नाम सुना होगा। कोलार गोल्ड माइन से भी ये जो गोल्ड है इसको इंपोर्ट किया जाता था। कॉपर को इंपोर्ट किया जाता था। कॉपर को खेतड़ी माइन से, राजस्थान की जो बड़ी फेमस खेतड़ी माइंस हैं वहां से इंपोर्ट किया जाता था, बलूचिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था, ओमान से इंपोर्ट किया जाता था। टिन की अगर बात करें तो टिन को अफगानिस्तान और ईरान से इंपोर्ट किया जाता था। लापिस लजूली जो कि अपने आप में बड़ा ही प्रेशियस स्टोन हुआ करता था, उसको अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था। जेड, जेड को पामीर सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट किया जाता था। टर्कोइश, टर्कोइश को सेंट्रल एशिया खोरसाना से इंपोर्ट किया जाता था। स्टेटाइट, स्टेटाइट को ईरान से और सदर्न राजस्थान से इंपोर्ट किया जाता था। बिट्यूमीन, बिट्यूमीन को बलूचिस्तान और मेसोपोटामिया से इंपोर्ट किया जाता था। लेड, लेड को साउथ इंडिया से इंपोर्ट किया जाता था। सिल्वर, सिल्वर को जावर माइंस है राजस्थान में, जावर माइंस इंपोर्ट किया जाता था और मेसोपोटामिया से इंपोर्ट किया जाता था। देखो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या है कि गोल्ड को कोलार गोल्ड माइन से इंपोर्ट किया जाता था। बाकी अफगानिस्तान ईरान तो है ही, लेकिन कोलार प्रोमिनेंट है।
कॉपर को खेतड़ी माइन से, जो कि राजस्थान में, वहां से इंपोर्ट किया जाता था। फिर इसके अलावा लापिस लजूली अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था। स्टेटाइट साउथ राजस्थान और ईरान से इंपोर्ट किया जाता था। सिल्वर जावर माइंस राजस्थान और मेसोपोटामिया से इंपोर्ट किया जाता था। तो ये कुछ हड़प्पन इंपोर्ट्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। ये सिंपल और इजी बातचीत है। अब बात आती है डिक्लाइन के बारे में। इतना फ्लरिशिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हो गया? इसके डिक्लाइन की शुरुआत हुई रफली 1900 बीसी के आसपास, लेकिन अब तक हमें कोई भी कंक्लूसिव आइडिया नहीं है, हमारे पास में कोई भी कंक्लूसिव एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये डी अर्बनाइज कैसे हुआ, ये डिक्लाइन कैसे हुआ, ये खत्म कैसे हुआ। पॉसिबल थ्योरीज दी जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ, आर्यंस आए और उन्होंने आके इस सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ लोग कहते हैं इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हुए होंगे, जैसे रिवर ने हो सकता है अपना रास्ता बदला हो और इतना सिग्निफिकेंटली बदला हो कि सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया हो, या हो सकता है रेनफॉल एकदम से कम हो गई हो, या हो सकता है कोई लंबे चौड़े फ्लड्स आए हों, या हो सकता है कोई लंबा चौड़ा अर्थक्वेक आया हो, या हो सकता है कोई लंबी चौड़ी नेचुरल कैलेमिटी हुई हो, या हो सकता है रीजन में एरिडिटी बढ़ गई हो। तो बहुत सारी पॉसिबल थ्योरीज हैं। मोटा मोटा अगर बोलें तो कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन की वजह से ये जो फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन है खत्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये जो सिविलाइजेशन है खत्म हो गया। लेकिन कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस हमारे पास में नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरीके से खत्म हुआ। इजी, सिंपल और बेसिक सी बातचीत है। आपको ये दिखना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए, और एक दो बार क्यों, 4-6 बार इसको देखो, बिकॉज ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि काम आती हैं, छोटी छोटी चीजें जो कि पूछी जाती हैं। और अब मैं अपने शॉर्ट नोट शेयर कर देता हूं। देखो, ये 1 पेज के शॉर्ट नोट्स हैं, डिटेल्ड नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत जल्दी रिवीजन करना है तो फिर आपके काम आते हैं ये शॉर्ट नोट्स। डिटेल में अगर बनाने हैं तो वो अलग नोट्स होते हैं। अब शॉर्ट नोट्स में मैंने क्या लिखा हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मैच्योर फेज है वो लगभग 2500 बीसी से लेके 1600 बीसी के बीच में देखने को मिलता है। मोहनजोदाड़ो जो कि प्रोमिनेंट साइट है, उसको किसने डिस्कवर किया? उसको रखल दास बैनर्जी ने डिस्कवर किया। मोहनजोदाड़ो को किसने डिस्कवर किया? रखल दास बैनर्जी ने डिस्कवर किया। हड़प्पा जो कि अपने आप में बेहद प्रोमिनेंट साइट है, इसको किसने डिस्कवर किया? इसको दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया। हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया? दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया। जॉन मार्शल ने 1924 में पहली बार दुनिया को बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया जा रहा है। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये पहला अर्बन सेंटर हुआ करता था। इसमें 4 फेजेस या फिर ये कहें कि 3 फेजेस देखने को मिलते हैं। अर्ली हड़प्पन फेज या प्री हड़प्पन फेज, इसको एक बोल देते हैं। दूसरा मैच्योर हड़प्पन फेज और तीसरा लेटर हड़प्पन फेज। बेसिक जानकारी है लेकिन यही काम आती है। सेलिएंट फीचर्स की अगर बात करें तो देखो, टाउन प्लानिंग कैसी थी, ग्रिड पैटर्न देखने को मिलता था। रोड्स जो हैं वो नॉर्थ टू साउथ रन करती थी और 90 डिग्री के एंगल पर रन करती थी। ड्रेनेज सिस्टम बड़ा ही बेहतरीन होता था, और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये हर एक घर से कनेक्टेड होता था। वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम बड़ा ही एक्सीलेंट होता था, और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे इनको वाटर प्रूफिंग की बहुत ही अच्छी जानकारी थी। सैनिटेशन सिस्टम देखने को मिलता था। इनफैक्ट कुछ घरों में अपने टॉयलेट्स भी देखने को मिलते थे। इकोनॉमिक लाइफ की अगर बात करें तो इंडस्ट्रीज और ट्रेड जो है वो बड़ा फ्लरिशिंग था। मोहनजोदाड़ो में खूब सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती थी। इंटरनल ट्रेड भी देखने को मिलता था और एक्सटर्नल ट्रेड भी देखने को मिलता था। एक्सटर्नल ट्रेड में दिलमून नाम की एक जगह है, ओमान नाम की एक जगह है, माकन अभी हमने पढ़ा है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे। लोथल वॉज अ इंपॉर्टेंट पोर्ट, सुरकोतड़ा वॉज अ इंपॉर्टेंट पोर्ट। पोट्री की अगर बात करें तो रेड एंड ब्लैक वेयर पोट्री देखने को मिलती थी। आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर बात करें तो ब्रॉन्ज क्राफ्ट देखने को मिलती थी। कॉपर की माइंस खेतड़ी में देखने को मिलती थी। टिन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। बियर्डेड मैन कहां पे डिस्कवर किया गया है? मोहनजोदाड़ो में। ब्रॉन्ज का बुल कहां पे डिस्कवर किया गया है? मोहनजोदाड़ो में। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कहां पे डिस्कवर की गई है? मोहनजोदाड़ो में। मेल टोर्सो कहां पे डिस्कवर किया गया? हड़प्पा में डिस्कवर किया गया। फीचर्स की अगर बात करें
तो ग्रेट बात कहाँ पे देखने को मिलता है? मोहनजोदाड़ो में। ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में। स्टेप बेल्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? धौलावीरा में। फिर बहुत सारे रिजर्वायर्स भी देखने को मिलते हैं। सील्स बड़ी ही प्रोमिनेंट हुआ करती थी। यूनिकॉर्न सील्स देखने को मिलती हैं। पशुपति महादेव की सील्स देखने को मिलती हैं। पशुपति महादेव की जो सील्स हैं उस पर टाइगर को दिखाया गया है, एलिफेंट को दिखाया गया है, राइनो को दिखाया गया है, बुल को दिखाया गया है और डियर्स को दिखाया गया है। फैक्ट्रीज देखने को मिलती थी। वीड मेकिंग की फैक्ट्री देखने को मिलती थी। लोथल में, चानुदारू में वीड मेकिंग की फैक्ट्री देखने को मिलती थी। रिलीजन की अगर बात करें तो नेचर को वर्शिप किया जाता था। पशुपति महादेव की सील देखने को मिलती है तो हो सकता है भगवान शिव को भी वर्शिप किया जाता हो। आइडल वर्शिप देखने को मिलती थी। मदर गॉडेस के टेराकोटा फिगराइंस जो है वो मिले हैं। बरियल्स की अगर बात करें तो पॉट बरियल्स देखने को मिलते थे लोथल में। और पॉट बरियल्स का मतलब क्या है कि ये लोग प्रोबेबली लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव किया करते थे। पेयर्स ऑफ स्केल्टन जो है वो देखने को मिले हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं। क्रीमेशन 3 तरीके का देखने को मिलता था। क्रीमेशन प्लस बरियल भी देखने को मिलता था। अगर बात करें अदर इंपॉर्टेंट साइट्स की तो रोपड़ पंजाब में एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट रही। धौलावीरा गुजरात में एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट रही। कालीबंगा राजस्थान में जहां पे बेंगल्स का काम देखने को मिलता था, जहां पे फायर ऑल्टर्स देखने को मिलते थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइट रही। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स। लोथल अपने आप में इंपॉर्टेंट थी बिकॉज लोथल एक तो इंपॉर्टेंट पोर्ट था, दूसरा राइस के लिए जाना जाता था लोथल, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था। तीसरा ये जो लोथल है यहाँ पे फायर ऑल्टर्स, हवन कुंड भी देखने को मिले। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में लोकेटेड है वो लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। डिक्लाइन के रीजंस क्या रहे? बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं। कोई बोलता है फ्लड की वजह से, कोई बोलता है ड्राउट्स की वजह से, कोई बोलता है पेंडेमिक की वजह से, कोई बोलता है आर्यन इन्वेजन की वजह से, कोई बोलता है जियोलॉजिकल रीजंस की वजह से जैसे अर्थक्वेक वगैरह, उनकी वजह से जो सिविलाइजेशन है डिक्लाइन हो गया। अब इससे ज्यादा शॉर्ट आप क्या बनाओगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नोट्स? एक पन्ना है। अगर रिवीजन करना हो तो फटाफट से रिवाइज करो और समअप करो। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाना सीखना पड़ेगा बिकॉज सब्जेक्ट ही ऐसा है, एंशिएंट हिस्ट्री खासकर, कि आपको जब तक शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आएगा आप सारी चीजों को रट नहीं सकते हो। रिवीजन प्रॉपर होगा, एडुकेट होगा, बार बार होगा, तभी ये सारी चीजें आपके दिमाग में रजिस्टर होंगी। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। सेशन लंबा हो गया बट मेरा विचार ये था कि कम से कम ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स हैं, जनरल फीचर्स हैं, इनको तो आज खत्म करेंगे ही। खत्म हो गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।